यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को। और जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें पूछे जाते हैं कई सारे क्वेश्चंस हमसे, एनिमल से, जानवरों से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इससे पहले जैसे कि हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि लगभग 20 एनिमल्स के बारे में हमसे जो है ईवीएस में पूछा जा चुका है। और जितने भी एनिमल्स हमको दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में, उससे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो वही सारे टॉपिक्स एक साथ आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, और इससे पहले वाला सिलेबस वाला सेशन भी आपको ज़रूर से देख लेना है, जिसमें आपको ये आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो कौन कौन से एनिमल्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एक बार से आप चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है, देन सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। चलो लेट्स बिगिन विद द सेशन। हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब सिलेबस डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा था कि बहुत जानवर जो ऐसे ज़रूरी है, उसमें आप बाघ को ले सकते हैं, स्लॉथ ले सकते हैं, हाथी हो गया, लंगूर हो गया, कुत्ता हो गया, मगरमच्छ हो गया, मछली हो गया। ठीक है, ये हो गए, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, और भी कई सारे हैं। ये वाले जो अभी अपन ने देखे, इनसे तो मेजरली क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन आप बाकी भी देख सकते हैं। डॉल्फिन है, बिल्ली है, गाय है, छिपकली है, सांप हो गया जैसे कालबेलिया डांस हो गया, केचुआ, वर्मी कंपोस्ट, फार्मर फ्रेंड हो गया, चींटियों से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, दीमक से, मधुमक्खी से, गिलहरी, रेशम कीट, चूहा हो गया। तो इनके भी क्वेश्चन पूछे हुए, तो एक बार अपन क्या करें, आज सारे ही एनिमल को डिस्कस कर लेते हैं। राइट, इसी के साथ, क्योंकि अब यही सारे टॉपिक वापस से पेडागोजी में भी पूछे जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को पढ़ाने का पर्पस क्या है, वाई एनसीईआरटी में इसको ऐड क्यों किया गया है, या फिर मेन थीम के साथ सब थीम में क्यों डाला गया है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पेडागोजी में भी बनते हैं। तो आज अपन एनिमल का पूरा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, साथ ही इसका पेडागोजिकल इम्पैक्ट क्या होगा बच्चों के ऊपर, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं डॉल्फिन से। डॉल्फिन से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम फिश के बारे में पढ़ लेंगे, फिर क्रोकोडाइल पढ़ लेंगे। तो ऐसे अपन करते करते सारे है एनिमल्स डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात की जाए डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन एक बुद्धिमानी समुद्री स्तनधारी यहाँ पर माना जाता है, मतलब कि मैमल्स कैटेगरी में आता है। ठीक है, डॉल्फिन को सबसे दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक माना जाता है। सामाजिक जीव है, जटिल संवाद प्रणाली का ये प्रयोग करता है। दैट मीन्स कि कम्युनिकेट करने के लिए इसके पास अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, जिससे ये प्रयोग करता है। ठीक है, डॉल्फिन अपनी आवाज़ों के माध्यम से आपस में संचार करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। और कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मैमल्स कैटेगरी में आते हैं, स्तनधारी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्तनधारी अपने लंग्स, फेफड़ों के थ्रू सांस लेते हैं, तो यहाँ पर डॉल्फिन भी अपने फेफड़ों के थ्रू सांस लेगी, क्योंकि दूसरी जो फिश होती है वो अपने गिल्स से सांस लेती है, गलफड़े से लेती है, लेकिन ये अपने लंग्स से सांस से लेंगे। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करें जलीय आवास की, तो डॉल्फिन मीठे पानी और समुद्री पानी दोनों जगह पाई जा सकती है। गैंगेटिक डॉल्फिन यानी कि गंगा डॉल्फिन भारत की प्रमुख नदी डॉल्फिन में पाई जाती है। ठीक है, जिसे सुसुबी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, अब तीसरी प्रोसेस की यदि हम लोग यहाँ पर देखें, तो डॉल्फिन के पास मछलियों की तरह गलफड़े नहीं होते हैं। वे फेफड़ों से सांस लेती है और सिर के ऊपर स्थित ब्लो होल से ये सांस लेती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये लंग्स से सांस लेगी। ठीक है, और लंग्स में से सिर के ऊपर स्थित एक ब्लो होल होता है, जिसके थ्रू ये पानी की सतह पर आकर सांस लेती है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन का संरक्षण। गंगा नदी डॉल्फिन भारत की, अगर हम लोग बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, और असम का जो बोल दे अपन स्टेट भी माना जाता है। स्टेट जो पशु है उसमें भी इसको कंसिडर किया जाता है। यह प्रजाति लुप्त प्राय एंडेंजर्ड में आती है, क्योंकि इसके आवास प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों पर बुरा असर डाल रहे हैं। ठीक है, उसकी बात करें कि डॉल्फिन को स्तनधारी वर्ग के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें बताया गया है कि डॉल्फिन क्या करती है, शिशुओं को जन्म देती है। जस्ट लाइक मैमल्स, ये भी क्या करती है, शिशुओं को जन्म देती है, उन्हें दूध पिलाती है और अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखती है। ठीक है, चलिए अब पहला डॉल्फिन अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा अपन आ जाते हैं फिश के ऊपर। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार से हो सकती है, मीठे पानी की मछलियाँ अलग होगी और समुद्री मछलियाँ अलग होगी। अब मीठे पानी की मछलियों में आप किसको कंसीडर करोगे? जो नदियाँ, झील, तालाब में पाई जाएगी, जैसे लाइक रोहू, कैटफिश वगैरह को आप कंसीडर कर सकते हैं। समुद्री मछली जो समुद्र में पाई जाएगी, जिसमें हिल्सा, शार्क वगैरह को आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं।
अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो एनाटॉमी होती है वो क्या होती है, ये स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब कि ये धारदार होती है ना, स्केल्स जिसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं, तो आसानी से इसको पानी में तैरने में मदद मिलती है। अब फिश जो होती है ना वो कोल्ड ब्लडेड कैटेगरी में आती है, जस्ट लाइक हम लोग मनुष्य हो गए, हम लोग जो बोलते हैं ना गर्म खून वाले प्राणी, क्योंकि इजीली हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट में अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन फिश के साथ ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कर सकती है। तो मछलियाँ ठंडे खून वाली होती है, यानी कि उनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है, अगर वातावरण इनके अनुकूल नहीं है तो वो मर जाएगी। ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन को गलफड़ों की मदद से यहाँ पर यूज़ करती है, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसी का प्रयोग करती है और उसी के थ्रू ये सांस लेती है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, तीसरा अपना आ जाता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ठीक है, एक उभयचर प्राणी है, एक एम्फीबियन जंतु के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है, नदियों, झीलों, समुद्री तट आदि पर ही आपको देखने को मिल सकता है। अब फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो शरीर लंबा और मजबूत होता है, मजबूत जबड़े इसके अंदर पाए जाते हैं, बड़े बड़े तेज दांत, शार्प दांत यहाँ पर पाए जाते हैं, ताकि अपने शिकार को खाने में इसको मदद मिले, है ना, शिकार को पकड़ना कुचलने में इसको मदद मिले, क्योंकि अपने से भी बड़े को ये ईजिली शिकार कर लेता है। इनकी त्वचा मोटी और खुरदुरी होती है जो इन्हें शिकारियों से बचाती है, लंबी पूंछ इनको पानी में तैरने के लिए मदद करती है। तो ये इनका पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। इफ़ आई कैन टॉक अबाउट लाइफ साइकिल, कि इनका लाइफ साइकिल कैसे होता है, मगरमच्छ अंडे देते हैं जिन्हें मादा मगरमच्छ जो है रेत में छिपा कर रखती है। मादा जो है वो क्या करती है, अंडों को यहाँ पर प्रोटेक्शन देती है, और जब उसमें से बच्चे निकल आते हैं तो पानी तक वो उनको लेकर जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर फोर्थ कैटेगरी की बात कर लेते हैं, डॉग की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुत्ता एक पालतू स्तनधारी डोमेस्टिक मैमल्स में कंसीडर किया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस ल्यूपस फैमिलियोरेसिस है। ठीक है, ये कहा जाता है इसका वैज्ञानिक नाम। मानव का सबसे पहला और सबसे वफादार जानवर जो है इसी को माना जाता है। डोमेस्टिक है, घर में पालने वाला है। शारीरिक संरचना आप सभी को पता है, आप सभी ने देखा है, डेली आप देखते हैं, 4 पंजे होते हैं, दांतों को उपयोग जो है ये भोजन को चबाने और अपनी सुरक्षा के लिए करता है। इनका सेंस ऑफ स्मेल ये काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर होता है। अगर मैं एनसीईआरटी ईवीएस 5th क्लास तक की बात करूँ तो उसमें इनके सेंसेस के बारे में, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, शिकार करने की क्षमता, उसके बारे में बात की गई। लेकिन जब हम लोग 6, 7, 8, 9, 10th में थोड़ा सा जब साइंस, बायो और जब इन सारे जानवरों का स्ट्रक्चर पढ़ते तो उसमें इनका साइंटिफिक नेम, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, राइट। तो अपन सारी ही चीज़ें कवर करते हुए चल रहे हैं ताकि टिल 10th आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाए। तो इनकी घ्राण शक्ति, सेंस ऑफ स्मेल बहुत तीव्र होता है, जो उन्हें गंध को पहचानने में मदद करता है। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में आपने एक इन्फॉर्मेशन देखी होगी कि डॉग की क्या खास बात होती है, तो इन्होंने क्या कर रखा होता है, अपने एरिया फिक्स कर रखे होते हैं। अपने एरिया में किसी दूसरे एरिया के, दूसरी गली के कुत्ते को नहीं आने देंगे, है ना। ये कोई दूसरा आया है तो उसके मूत्र की गंध से ये पहचान जाते हैं कि कोई दूसरा मेरी गली में आया है ना। तो इनकी घ्राण शक्ति भी बहुत स्ट्रांग होती है। साथ ही इनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो भी यहाँ पर, सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सारी चीज़ें। अब हम लोग बात कर लेते हैं लंगूर का परिचय। ठीक है, जैसे ये भी अपने एनिमल की कैटेगरी में और इसके बारे में भी यहाँ पर बात करी गई है। लंगूर का वैज्ञानिक रूप से जो है सेमनोपिथेकस यहाँ पर कहा जाता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत, नेपाल, श्रीलंका जैसे जंगलों में ये देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या बोला गया, तो इसके भी सेंस की बात यहाँ पर करी गई है। बच्चों को जानवरों के प्रति सहानुभूति और दया का भाव विकसित करने के लिए सभी जानवरों के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ लंगूर अपने पास आती हुई मुसीबत को देखकर अलग तरीके की आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उनको चौकन्ना कर देता है। ये वाली लाइन आपको एनसीईआरटी की बुक में मिली होगी, जिसके बारे में अपन को हर चीज़ पता होना चाहिए। तो लंगूर से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। बच्चों के मन में जानवरों के प्रति सहानुभूति और दया पैदा करने के लिए इस चीज़ को सिलेबस में, या हम लोग बोल सकते हैं अपने चैप्टर में ऐड किया गया है। ठीक है, आगे बात आ जाती है स्लोथ की। जस्ट लाइक लेजी एनिमल के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है, तो स्लोथ की क्या कहानी है, तो स्लोथ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए और कुछ ऐसे भी पूछे गए कि 3 स्टेटमेंट दे दिए, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए। दैट मीन्स कि A to Z सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। स्लॉथ भालू की तरह दिखता है, भालू कैटेगरी का नहीं है, पेड़ पर रहता है, उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। सप्ताह में सिर्फ एक बार ही ये शौच के लिए पेड़ों से नीचे उतरते, क्योंकि अगर मैं देखूँ इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, तो इनका जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है, इनकी जो चयापचय क्रिया होती है वो काफ़ी धीमी होती है। काफ़ी धीमी से क्या
क्या मतलब कि ये बहुत कम एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो वेस्ट भी ये बहुत ही कम कर रहे हैं। यूजुअली साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेंगे दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटकना इनको पसंद रहता है। स्लो शाकाहारी की कैटेगरी में आते हैं। साथ ही इतने लेजी होते हैं कि इनके ऊपर जो अपन देखते हैं ना काई वगैरह भी लग जाती है, और ये इनके लिए सबसे बेनिफिट पॉइंट भी होता है कि इनके शरीर पर एल्गी काई वगैरह जम जाती है, काई वगैरह लग जाती है, तो इजीली ये पेड़ों के बीच में छिपकर आसानी से बैठ जाते हैं, तो दूसरे जो शिकार हैं उनसे ये इजीली बच जाते हैं। ठीक है, ये हो गई स्लॉथ की जानकारी। अब देख लीजिए टाइगर की क्या इन्फॉर्मेशन है। बाघ के बारे में अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। दांत इसके नुकीले होते हैं। हर साल 29 जुलाई को टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु भी है। बाघ की दहाड़ को काफ़ी दूर, काफ़ी किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियां यहाँ पर पाई जाती है। बाघ का वजन लगभग 300 किलोग्राम तक हो सकता है। अभी तक मैक्सिमम 279 केजी का हमको मिल चुका है। बाघ बहुत ऊंचाई तक छलांग मार सकते हैं और इनकी देखने की क्षमता हमसे 6 गुना तेज होती है। ठीक है, बाघ की मूछें जो है रास्ता ढूंढने, शिकार करने, हवा के कंपन को भांपने, इन सभी में सहायक होती है। बाघ की त्वचा पर काली और पीली धारियां पाई जाती ताकि आसानी से ये हाइड हो पाए, है ना। बाघ बिल्ली प्रजाति का ही एक जानवर है, मांसाहारी जानवर है, जंगलों में पाया जाता है। पंजे काफ़ी मजबूत होते हैं। 10 से 15 वर्ष का इसका लाइफ साइकिल होता है, और ये भी एक दूसरे बाघ को उसके मूत्र की गंध से यहाँ पर पहचान लेते हैं, और इसका गुर्राना हम लोग 3 किलोमीटर दूर तक भी सुन सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलिफेंट की। अब आप देख लो एक साल में जैसे 2 बार पेपर हो रहा है, तो एक बार तो आपसे एलिफेंट का क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन में आप इसे कंसीडर कर लें। जैसे कि एक 3 महीने के शिशु हाथी का वजन आमतौर पर लगभग 200 किलो होता है, क्योंकि इसमें 2 नंबर याद रखने होते हैं। एक तो ये जो आप देख रहे हैं 200 केजी वाला, एक और चीज़ आ जाती है इसमें 100 केजी वाली। 100 केजी का ये कंसेप्ट है कि एक दिन में ये 100 किलो पेड़ों की पत्तियां खा सकते हैं, लगभग 100 केजी तक, और 200 केजी जो है शिशु हाथी का आमतौर पर वजन होता है। ठीक है, तो बस यही चीज़ हमेशा नंबर जो इसका कंफ्यूज करता है। तो हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी है। झुंड में मातृसत्तात्मकता होती है, मतलब माता पूरे झुंड को बोल सकते हैं ना एक लीड करती है ना, ये हम लोग कह सकते हैं। अर्थात सबसे वृद्ध माता हाथी झुंड का नेतृत्व करती है। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं, क्योंकि इसमें मेल नहीं होते हैं, वो कुछ समय तक साथ रहते हैं लेकिन फिर वो उसको छोड़कर चले जाते हैं, है ना। तो अगला देखिएगा, इसमें मुख्य रूप से मादा हाथी और शिशु हाथी शामिल हो गए, है ना। कोई नर हाथी नहीं होगा। 14 या 15 वर्ष की आयु तक के झुंड को छोड़ देते हैं, है ना। बच्चे बड़े हो गए तो अगर उनमें मेल है तो वो भी छोड़कर चला जाएगा। जलवायु और भूभाग के आधार पर कभी कभी झुंड में बेल हाथी भी यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर वजन वाइज बात कर लेते हैं कि 3 महीने के हाथी का वजन आप देखेंगे लगभग 200 किलो 2 क्विंटल तक हो जाता है। हाथी अधिक आराम नहीं करते, केवल 2 से 3 घंटे सोते। स्लोथ का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, हाथी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही आपको देखने को मिलेंगे। कीचड़ जो है उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। बड़े कान भी पंख की तरह काम करते हैं। ठीक है, हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए इनको फड़फड़ाते हैं। हाथियों के निर्माण का आधार परिवार होता है, इसमें एक से अधिक परिवार भी शामिल हो सकते हैं, मतलब एक सोशल प्राणी आप इसको बोल सकते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम लगभग 1 क्विंटल तक पत्ते और टहनियाँ खा सकते हैं। तो ये 100 और 200 वाला जो कन्फ्यूजन है आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती है बार बार। ओके, क्लियर हो रही है चीज़ें। चलिए अगला देखिएगा। चलो हाथी तक कंप्लीट हो गया। अगले पॉइंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले जानवर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एक एक करके सभी के बारे में स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा चूहा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनसे रिलेटेड इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, बस थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। साथ ही ईवीएस में देने का कंसेप्ट क्या है, मतलब इसका पैडागोजिकल पॉइंट क्या है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस और विज्ञान की पुस्तकों में चूहे का उल्लेख मुख्य रूप से छोटे स्तनधारी, ये भी मैमल्स कैटेगरी में आते हैं, आवास और पर्यावरण में उनकी भूमिका के लिए किया गया। इसको भी सामान्य घरेलू जीव माना जाता है, हमारे घर में निवास करता है और मनुष्यों के आसपास के वातावरण में आपको देखने को मिल जाएगा। स्मॉल मैमल है, रोडेंटा कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। रात में ये सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, शारीरिक संरचना की बात करें, शरीर छोटा और पतला होता है, तीखे दांत होते हैं, चीज़ों को कुतरने में मदद करता है। इनकी सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छी होती है। इनको बहुत ब्लरी विजन इनका होता है, बहुत कम इनको दिखता है। ठीक है, तो अगर अपने भोजन को पहचानना है तो उसकी स्मेल से और सुनने की क्षमता से ये पहचान लेते हैं। ठीक है, जैसे इनके आसपास कोई आया है या आप इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इनका सेंस ऑफ हियरिंग ना बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है,
चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं रेशम कीट के बारे में। अब इनसे रिलेटेड थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपन पढ़ेंगे क्योंकि ये भी मोस्ट कॉमन टॉपिक कंसीडर किया जाता है। सो एनसीईआरटी के विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में रेशम कीट का उल्लेख किया गया है। किस रूप में किया गया है? कृषि के सेंस में, रेशम उत्पादन जो हम लोग यहाँ पर करते हैं, कीट पालन जो हम लोग यहाँ पर करते हैं, उस सेंस में किया गया है। तो रेशम कीट एक ऐसा कीट है जो प्राकृतिक रेशम का उत्पादन करने के लिए माना जाता है। ठीक है, बॉम्बेक्स मोराई कैटेगरी हमारे यहाँ पर बहुत चलती है। यह मुख्य रूप से रेशम उत्पादन के लिए पाला जाता है। एक प्रकार का पालतू कीट है, मतलब इसको पाला जाता है, जंगलों में मिलता नहीं है, बेसिकली इसका पालन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जीवन चक्र की बात करें तो इसका जीवन चक्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो 4 चरणों से होकर ये गुजरता है। सबसे पहले होता है एग। मादा रेशम कीट जो होती है पत्तों पर एग देती है। ठीक है, फिर उससे बनता है लार्वा। अब वो लार्वा क्या करेगा, है ना, अंडे से निकलकर जो बनने वाला लार्वा कैटरपिलर या सिल्कवर्म होता है। अब ये क्या करेगा, बड़ा होने के लिए इसको कुछ फूड चाहिए होगा, तो ये वहाँ पर खाना स्टार्ट करता है शहतूत की पत्तियाँ, है ना, मलबरी लीव्स को ये खाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे लार्वा एक रेशमी धागा अपने अराउंड चारों ओर बुन लेता है, जिसको हम लोग कोकून कहते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे कोकून से निकलने वाला कीट जो है वयस्क पतंगा मोथ यहाँ पर बनता है। तो बेसिकली हमें जो रेशम मिलता है वो यहीं से मिल जाता है, कोकून से ही मिल जाता है। जिसके कई सारे तरीके होते हैं निकालने के। बहुत सारे तो ऐसा करते हैं कि उसको डायरेक्टली गर्म पानी में उबाल देते हैं, जिसकी वजह से जो मोथ है वो अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और कुछ को बाहर रहने दिया जाता है ताकि अगला रिप्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो पाए। ठीक है, रेशम उत्पादन की यदि यहाँ पर बात की जाए तो धागा जो है कोकून से यहाँ पर प्राप्त किया जाएगा, गर्म पानी में डाला जाता है जिससे रेशमी धागा बनता है। सूत काटकर और बुनाई करके कपड़े बनाए जाते हैं, और इस प्रक्रिया को रेशम कल्चर, रेशम पालन से सैरी कल्चर यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, भोजन की बात करें तो रेशम कीट मुख्य रूप से शहतूत के पत्ते खाते हैं। अपने जीवन काल में लार्वा चरण में ये सबसे अधिक भोजन का सेवन करते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हो गई अपनी रेशम कीट के बारे में। अब भारत में रेशम कीट का उत्पादन मुख्यतः कहाँ कहाँ पर होता है, तो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा होता है भारत देश में रेशम का उत्पादन। और हमारे देश में बात करें तो सबसे फर्स्ट पर आ जाता है कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके संरक्षण और समस्याएं यहाँ पर आ जाती है। रेशम कीट को पालने के लिए शहतूत के पेड़ों की आवश्यकता होती है। अब बहुत सारे रीज़न होते हैं कि इसको पालना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। क्यों? क्योंकि कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पर होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, रोग और कीटनाशकों का उपयोग रेशम उत्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। पर्यावरणीय संरक्षण और जैविक खेती रेशम उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करती है। अब क्लास 6 to 8 में भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, जहाँ पर पूरा सेरीकल्चर के बारे में बताया गया कि रेशम कीट का लाइफ कैसा होता है। तो इसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो हमें पता होना चाहिए, जैसे एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है, तो उसे आप चाहें तो उसे भी विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। कक्षा 9 की विज्ञान की पुस्तक में कपड़ा और रेशे के अध्याय में रेशम कीट से रेशम उत्पादन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, कृमि पालन से न केवल रेशम मिलता है बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी उपलब्ध करवाता है। रेशम कीट का पालन पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, कृषि और वनों से ये जुड़ा हुआ है। छात्रों को यह सिखाया जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों और कीट पालन से भी स्थायी विकास यहाँ पर संभव है, मतलब वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, अब गिलहरी के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्या दिया गया है ये देख लेते हैं, है ना। बेसिकली ये अपने भोजन को कुतरने के लिए फेमस है, राइट। इसके दांत बड़े होते हैं, वो घिसती है, तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी की बुक में है। तो एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान की पुस्तकों में गिलहरी का उल्लेख आमतौर पर जानवर, वन्य जीव और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के सेंस में किया गया है। गिलहरी एक छोटा, सक्रिय और प्यारा प्राणी होता है जो अपनी तेज गति और वृक्षों पर चढ़ने की क्षमता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ पर माना जाता है। छोटा स्तनधारी, ये भी मैमल्स कैटेगरी में आता है। वृक्षों पर ये पाया जाएगा स्क्वायरस कैटेगरी से, या इसका वैज्ञानिक नाम जो है स्क्वायरस यहाँ पर रहेगा। इसकी प्रजाति आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएगी। लंबे पूंछ और तेज दौड़ने की क्षमता के लिए इसको पहचाना जाता है। अब इसका मानव से क्या कनेक्शन है, तो गिलहरी वृक्षों के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह बीजों को फैलाकर नए पेड़ों की वृद्धि करने में मदद करता है। तो इसका और मानव का कुछ यूँ रिलेशन बनेगा। ठीक है,
अब अपन बात कर लेते हैं एनसीईआरटी सीटेट का फेवरेट टॉपिक दैट इज हनी बी, मधुमक्खी के बारे में। तो एनसीईआरटी के विज्ञान और पर्यावरण की पुस्तकों में हनी बी और शहद का उल्लेख मुख्य रूप से कीटों, परागण और जैव विविधता के संबंध में किया गया है। मधुमक्खी वह महत्वपूर्ण कीट है जो न केवल शहद उत्पादन के लिए जानी जाती बल्कि इसको परागण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, अब इसका अगर अपन परिचय देखें तो इन शॉर्ट अपन देख सकते हैं कि मधुमक्खी एक छोटा कीट है जो वृक्षों, फूल और बागों में पाया जाएगा। एपिस मेलिफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। शहद उत्पादन और पौधों के परागण में ये मदद करता है। यह कीट अत्यधिक सामाजिक होता है। एक कॉलोनी से ये बिलोंग करता है जिसमें इसका एक क्वीन आ जाएगी जो यहाँ पर अंडे देने का कार्य करेगी, उसमें एक ड्रोन आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर वर्कर्स भी आ जाएगी, श्रमिक मधुमक्खियाँ आ जाएगी जो बच्चों की देखभाल करना, है ना, और शहद इकट्ठा करना, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक है, आगे बात की जाए दीमक की। ठीक है, हर एक के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे मधुमक्खी हो गया तो इनका बहुत सारा बायोलॉजिकल पॉइंट्स भी यहाँ पर पूछे जाते हैं कि नेक्टर क्या है, किन चीज़ों में ये काम आता है, तो वो सारी चीज़ें हमने अलग से डिस्कस कर रखी है, तो आप उस वीडियो को भी विजिट करेंगे। ठीक है, चलिए अब दीमक के बारे में, टर्माइट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में दीमक का उल्लेख मुख्य रूप से कीटों, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए किया गया। दीमक एक प्रकार का कीट है जो मुख्य रूप से लकड़ी, पौधों और अन्य कार्बन युक्त पदार्थों को खाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन कभी कभी ये क्षति भी करता है, नुकसान भी करता है। सोशल कीट इसको माना जाता है। इसका अपनी पूरी कॉलोनी होती है। पारिवारिक संरचनाओं में अपना पूरा ये जीवन व्यतीत कर देते हैं। जैसे मनुष्य फंसा हुआ है वैसे दीमक का भी अपना पूरा एक परिवार, और आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसे वैज्ञानिक रूप से होलोमेटाबोलस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, और इसका भी लाइफ साइकिल जो है 4 चरणों में यहाँ पर पूर्ण होता है। ठीक है, अगर बात की जाए मुख्य रूप से लकड़ी, गिरने वाले पत्ते और अन्य कार्बन युक्त पदार्थों को ये खाता है। इनका शरीर बिना पंख वाला होता है। यह रंग में सफ़ेद, हल्का भूरा या पीला हो सकता है। इनकी भी मतलब अलग अलग कैटेगरीज होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ शारीरिक संरचना की तो दीमक का शरीर लंबा और पतला यहाँ पर होगा। आंखें नहीं होती, लेकिन यह दृष्टिहीन होने के बावजूद अपनी इंद्रियों से, गंध और स्पर्श से जो है अपने वातावरण को महसूस कर सकते हैं। 6 पैर इनके होते हैं। दीमक का शरीर मुलायम और पारदर्शी यहाँ पर रहता है। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करें तो हमने बोला था 4 चरणों में ये पूर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहला होता है एग। मादा दीमक अंडे देती है जो कॉलोनी के अंदर ही रहती है। यूजुअली जितनी भी फीमेल अगर अपन इस कैटेगरी में देखें कॉलोनी में, तो वो केवल यहाँ पर अंडे देने का कार्य करती है और उनका कोई कार्य नहीं होता है, ना तो वो बाहर निकलती है। जैसे हनी भी हो गया तो उसमें जो क्वीन होती है वो लाइफ में केवल 2 बार जो है अपना जो बोल सकते हैं ना कि उसका जो छत्ता होता है उससे बाहर आती है, बाकी वो ऐसे बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, तो देखिए मादा दीमक अंडे देता है, कॉलोनी के अंदर ही रहता है। लार्वा की बात करें तो अंडे से निकलने के बाद यह लार्वा जो है वर्कर, सोल्जर और रिप्रोडक्टिव के रूप में विकसित हो जाते हैं, क्योंकि 4 कैटेगरी इनकी हो गई। नववयस्क की बात करें तो लार्वा का विकास नववयस्क दीमक से ही होता है। जब ये वयस्क में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर इनके अंदर प्रजनन क्षमता आ जाती है और फिर ये इस तरीके से अपने कॉलोनी को आगे बढ़ाते हैं। भोजन की बात करें तो अपन ने देख ही लिया, लकड़ी, पत्तियां, घास और कार्बन युक्त पदार्थ इनका भोजन होता है। ठीक है, अब ये लकड़ियाँ भी खा रहे हैं क्योंकि इनके पेट में कैसा बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से ये लकड़ी में उपस्थित लिग्निन और सेलुलोज, लकड़ी में क्या पाया जाता है, लिग्निन और सेलुलोज पाया जाता है, तो उसको ये इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसीलिए दीमक ही ऐसा है जो लकड़ी खाता है ना। बाकी आपने दूसरे जीव देखे होंगे वो लकड़ी और ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। ठीक है, दीमक को कभी कभी खलिहान, घरों और कृषि भूमि में भी देखा जा सकता है जहाँ यह पौधे और लकड़ी की संरचनाओं को नुकसान पहुँचाते हैं। दीमक का रोल क्या है, प्राकृतिक परिपक्वता में डिकम्पोजर के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह कार्बन को चक्रित करने में भी मदद करता है जिससे अपना इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। दीमक को पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण कीट भी माना जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक कचरा निपटान में, वेस्ट डिस्पोजल में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो कि है अपना अर्थवर्म। अर्थवर्म सुनते ही सीधे सबसे पहला टॉपिक क्या क्लियर होगा कि ये फार्मर्स फ्रेंड होता है, किसानों का मित्र होता है ना, क्योंकि मिट्टी को भूरा करने में हम लोग बोल सकते हैं ना कि उसमें ये बहुत अच्छी मदद यहाँ पर करता है। ठीक है, तो देखो केचुआ एक महत्वपूर्ण जीव है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र और मिट्टी की उर्वरता के लिए एक महत्वपूर्ण जीव माना जाता है। एनसीईआरटी में इसका जो वर्णन किया गया, इसके लाइफ साइकिल के रूप में इसका फिजिकल स्ट्रक्चर, शारीरिक बनावट कैसी है और पर्यावरण में इसका क्या योगदान है उसमें किया गया।
तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है, इसका जो है सेगमेंटेड शरीर होता है। केचुआ एक मृदा शरीर है और ये मुख्य रूप से मिट्टी में रहता है। तो इसके जो है मतलब अपन बोल सकते हैं इसका शरीर जो है सेगमेंटेड में होता है। इसका वैज्ञानिक नाम लुब्रिकस टेरेस्टिस है। ठीक है, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। केचुआ पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जीवों में से एक है क्योंकि ये मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। ये एक सामाजिक नहीं होता है, अकेले रहना पसंद करता है, परंतु इसके द्वारा किए गए कार्यों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। केचुआ का शरीर पतला, लंबा और लचीला यहाँ पर होता है। कई सारे सेगमेंट में ये डिवाइडेड होता है। इसके शरीर में छोटे छोटे से बाल होते हैं जो इसको मिट्टी में रेंगने में मदद करते हैं। इसके शरीर में अग्रभाग में मुंह होता है, माउथ होता है, जहाँ से ये मिट्टी और जैविक पदार्थों को अंदर खींचता है। और पीछे इसका एनस गुदा यहाँ पर होता है जहाँ से ये कचरा वेस्ट को बाहर निकालता है। केचुए में सांस लेने के लिए कोई फेफड़े नहीं होते हैं। ये अपनी त्वचा के थ्रू, अपनी स्किन के थ्रू ही यहाँ पर सांस लेते हैं। तो ये हो गई यहाँ पर इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। लाइफ साइकिल की बात करें तो मादा केचुआ अंडे नहीं देती है ना, जो एक कॉकून में यहाँ पर रहती है। ठीक है, मादा केचुआ जो होगा फीमेल होगा, सेम वो अंडे देने का कार्य यहाँ पर करेगी। और किसके अंदर रहती है? कॉकून के अंदर ये रहती है। अंडे से निकलने के बाद छोटे लार्वा यहाँ पर विकसित होंगे। लार्वा के बढ़ने के बाद वे वयस्क केचुए में बदल जाते हैं और मिट्टी में खुदाई करने का कार्य करते हैं। केचुए का जीवन चक्र दूसरे जीवों के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है। 6 से 12 महीने का इनका एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, इतने ही टाइम तक ये जीवित रहते हैं। केचुए के भोजन की बात करें तो मिट्टी, पत्तियां और जैविक अवशेष को ये खाते हैं। ये मिट्टी को अपने मुंह से खींचता है, उसे पाचन तंत्र से गुजरने के बाद खाद्य के रूप में यहाँ पर बाहर निकाल देता है। इसके द्वारा बाहर निकाले गए कचरे को मिट्टी का खाद यहाँ पर माना जाता है, जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए आपको पता होगा मार्केट में अगर आप जाएंगे है ना, तो आपको केजी में यहाँ पर केचुआ मिल जाएंगे। आप बोलेंगे हमको 2 kg अर्थवर्म चाहिए, तो वो आपको बिल्कुल पैक करके दे देंगे। जैसे आप मार्केट से सब्जियाँ लेकर आते हैं, ऐसे हम लोग जब अपने घर में वो करते हैं, गार्डनिंग वगैरह करते हैं, तो उसके लिए भी ये मिलते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि इससे मिट्टी अच्छी रहती है ना। मिट्टी में हवा और जल की अधिकता यहाँ पर होती है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में ये सुधार करते हैं। क्योंकि मिट्टी के अंदर ये खुदाई करेंगे, मिट्टी और जल की अधिकता उसके अंदर होगी। मिट्टी को नम और ऊसर बनाए रखने में, पोर युक्त बनाए रखने में, छिद्र युक्त बनाए रखने में ये मदद करते हैं। तो यहाँ से अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि केचुए का क्या रोल है, वाई हम लोग इसको क्यों फार्मर्स फ्रेंड यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, जैविक अपशिष्टों का ये अपघटन करते हैं और इससे मिट्टी की संरचना में भी सुधार होता है। तो इनकी वजह से ना तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है और ना बहुत ज़्यादा सूखी रहती है। ठीक है, केचुआ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है, पर्यावरण को भी स्थिरता मिलती है। नम और उर्वर भूमि हमारी यहाँ पर बनी रहेगी। दैट्स वाई इनको फार्मर्स फ्रेंड यहाँ पर कहा जाता है। खाद की उर्वरता यहाँ पर बढ़ेगी तो कृषि में योगदान हो जाएगा। सार्वजनिक खेतों में इसका उपयोग प्राकृतिक खाद बनाने में किया जाता है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने में भी यहाँ पर इससे महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, केचुए का संरक्षण वृक्षारोपण और जैविक खेती के जरिए जो है आप केचुए के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रख सकते हैं। कीटनाशक और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, कक्षा 6 और कक्षा 7 में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, जहाँ पर इसका जीवन चक्र, भोजन और पर्यावरण में इसका क्या योगदान है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो की लेसन इसका क्या है? केचुए मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र को फायदा होगा। इसके जीवन चक्र और भूमिकाओं के माध्यम से बच्चों को प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण के बारे में सीखने को मिलता है। अब आ जाता है स्नेक, है ना। अब स्नेक में एक मेन क्वेश्चन आता है कालबेलिया नृत्य वाला। ठीक है, जिसको यूनेस्को की साइट से भी कंसीडर किया गया है। दैट्स वाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी समरी में। स्नेक एक प्रसिद्ध और रहस्यमय जीव है जिसे अक्सर अपनी विशिष्ट शारीरिक संरचना, आकर्षक रूप और खतरनाक विष के कारण यहाँ पर जाना जाता है। एनसीईआरटी के विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में सांप के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में डिस्कस किया गया है। यह जीव पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते और इनका जीवन चक्र आहार और पर्यावरण में योगदान के लिए माना जाता है। कैसे, वो भी अपन पूरा पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं। जैसे छिपकली रेप्टाइल हो गई, स्नेक रेप्टाइल हो गया। सर्वाहारी ही होते हैं और उपभक्षी ओमनिवोरस भी यहाँ पर होते हैं। इनका शरीर लंबा और पतला, लचीला यहाँ पर होता है। शिकार करने और विभिन्न स्थानों पर रेंगने में इनको मदद मिलती है। पक्षियों, चूहों, मेंढक आदि का ये जो है छोटे जानवरों को ये शिकार करते हैं। 1000 से अधिक जातियाँ दुनिया भर में पाई गई है। इसमें से कुछ विषैले भी होते हैं और कुछ विष रहित भी यहाँ पर होते हैं, मतलब जो नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर शारीरिक संरचना की बात करूँ तो सांप के पास जो है पंख या पाँव नहीं होते हैं, पूरा शरीर इनका लचीला और पलायनशील यहाँ पर होता है। विभिन्न खंडों में इनका शरीर यहाँ पर बटा हुआ रहेगा, ये अपने मांसपेशियों का उपयोग करके यहाँ पर रेंगते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन आपसे जो है इसी तरीके से पेपर में पूछा गया था, कुछ विशेषताएं लिखी गई थी और पूछा गया था कि ये किसकी है। राउंडेड बॉडी इनकी होती है, सेगमेंटेड पार्ट यहाँ पर होते हैं और साथ ही अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके वो अपने शरीर को धक्का देकर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से 3 स्टेटमेंट थे और पूछा था ये किस जानवर की यहाँ पर विशेषता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर स्नैक हो जाएगा। सांप के पास आंखें और नाक होती है लेकिन आंखों में पलकें नहीं होती है, इसके बजाय सांप अपनी आंखों को एक पारदर्शी झिल्ली से ढकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। कुछ सांप के पास विष ग्रंथियाँ होती है जो शिकार को मारने और उनको पचाने में भी यहाँ पर मदद करती है। सांप की जीभ विशेष रूप से लंबी और 2 हिस्सों में बटी हुई होती है, जिससे इसकी गंध और सूंघने की क्षमता को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये इसकी मेन हो गई शारीरिक संरचना। लाइफ साइकिल की बात करें तो सांपों का जो जीवन चक्र है वो अंडों से यहाँ पर शुरू होगा। ठीक है, हालांकि कुछ सांपों में संतान का जन्म भी यहाँ पर होता है, जैसे कि कोबरा की बात हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद यदि दूसरा अपन देखें, एग के बारे में देखें तो मादा सांप अंडे देती है और कुछ जातियाँ अंडों को सुरक्षित स्थानों पर दफनाती है। ठीक है, लार्वा की बात करें तो अंडे से निकलने पर सांप के बच्चे एक छोटे आकार के होते हैं, जस्ट लाइक आप उसको बिल्कुल अर्थवर्म केचुए की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए वयस्कता, जैसे जैसे सांप बढ़ता है वो अपनी त्वचा को बदलता है, जिसको न्यूटेशन यहाँ पर कहा जाता है। ओके, ये मेन चीज़ हो गई अपनी स्नैक के बारे में। सांप की यदि भूमिका की बात की जाए, पर्यावरणीय संतुलन की यदि यहाँ पर बात की जाए तो सांप पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कीटों और चूहों को नियंत्रित करने में इनका मेन रोल होता है, साथ ही घरों को नुकसान से भी बचाते हैं। प्राकृतिक शिकार, यहाँ पर छोटे मोटे जो जीव हैं ये क्या करते हैं, उसका शिकार भी यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो सांप अन्य छोटे जानवरों जैसे चूहे, मेंढक, छोटे पक्षियों आदि को खाता है और इनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं और प्राकृतिक संतुलन को ये बनाए रखते हैं। ठीक है, ये हो गई इनके बारे में बात। और यदि बात की जाए सांप का जो विष होता है, जिसको वेनम के नाम से हम लोग जानते हैं, विषैले सांप शिकार को मारने और पाचन क्रिया को आसान बनाने के लिए विष का प्रयोग करते हैं। सांप के विष में प्रोटीन और एंजाइम होते हैं जो शिकार के शरीर में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं को जन्म देते हैं। कुछ विषैले सांप जैसे कोबरा, वीपर और काला जूझ होते हैं, इनके विष काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बाकी दूसरों की अगर हम लोग बात करें तो इतना विष मृत्युदायक नहीं होता है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, हम में और स्नेक में क्या रिलेशन रहेगा, तो सांपों से डसने के कारण मानव जीवन में खतरा पैदा हो सकता है, खासकर जब सांप कैसे हो, विषैले हो। सांपों की संरक्षण की बात करें तो सांपों से संरक्षण से बचाव के लिए ही उनके ही जहर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। एंटी वेनम का विकास यहाँ पर किया गया है। सांपों का संवर्धन और संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है, क्योंकि ये मेन अपना पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा भी रहेगा। ठीक है, अब सांप की कुछ ऐसी प्रजातियां भी है जो खत्म होने वाली है, जो खत्म होने की कगार पर है ना। तो इन सभी को यहाँ पर संरक्षण की आवश्यकता है। तो एनसीईआरटी की बुक में अगर बात की जाए तो इन्हीं से रिलेटेड जीवन चक्र, आहार और पर्यावरणीय भूमिका के बारे में बताया गया है। और यदि मैं बात करूँ कालबेलिया नृत्य की, तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान की एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है, जिसे विशेष रूप से कालबेलिया समुदाय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यह नृत्य भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नृत्य, संगीत और गीतों का अनोखा मिश्रण आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही यूनेस्को ने इसे अमूर्त संस्कृति धरोहर के रूप में भी यहाँ पर मान्यता दी है। तो कालबेलिया नृत्य के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी कि सांप की मुद्राएं यहाँ पर बनाई जाती है, एकदम ज़मीन पर गिरकर, उठकर, इस तरीके से जो है ये पूरा नृत्य यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन छिपकली लिजार्ड के ऊपर। एक सामान्य और बहुत ही प्रसिद्ध जंतु है जो दुनिया भर में विभिन्न प्रकारों में अलग अलग रूप में पाया जाता है। एनसीईआरटी के विज्ञान और ईवीएस की पुस्तकों में छिपकली के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पर बताए गए हैं। अपने शारीरिक गुण, पर्यावरण में भूमिका और लाइफ साइकिल के कारण जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, छिपकली भी अपना एक रेप्टाइल कैटेगरी में आती है। मुख्य रूप से मिट्टी, पत्थर और वृक्षों पर ये पाई जाएगी। लंबी पूंछ, मांसल शरीर और पेट के नीचे इसके छोटे पैर यहाँ पर होते हैं। ये जीव अक्सर जो है बेड और दीवारों पर, छतों पर चलते हुए आपने इनको देखा होगा। अन्य कीटों के शिकार ये करते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को ये खाते हैं। छिपकली की कई प्रजातियां होती हैं जिसमें से कुछ विषहीन यहाँ पर होती है और कुछ का कलर जो है कुछ शरीर के विभिन्न रंगों में यहाँ पर पाई जाती है, अलग अलग कलर में ये पाई जाती है।
अगर मैं इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो शरीर काफ़ी लंबा और लचीला यहाँ पर होता है, विभिन्न स्थानों पर रेंगने में मदद करेगा। त्वचा पर छोटे छोटे बाल यहाँ पर स्केल्स पाए जाते हैं जो इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें चिपकने वाले स्टिकी अंगुलियाँ पाई जाती है जो आसानी से इसको उल्टा छत पर चलने, दीवारों पर चलने में मदद करती है। ठीक है, इसका एक मेन हिस्सा जो है वो उसका पूंछ होता है, जो बेसिकली ये कब प्रयोग करती है, जब उसे संतुलन बनाए रखने और खतरों से बचाने में क्या करता है, मदद करता है। पूंछ अगर निकल जाती है, टूट जाती है, तो फिर से नई भी आ जाती है। छिपकली का जो जीवन चक्र है ना, वो अंडों से शुरू होता है। मादा छिपकली अंडे देती है और ये अंडे अक्सर गर्मी और नम स्थानों पर रखे जाते हैं। अंडे से निकलने पर छोटी छिपकली के बच्चे लगभग वयस्क आकार के हो जाते हैं और थोड़े समय में ही अपने शिकार की तलाश को ये शुरू कर देते हैं। छिपकली की जीवन शैली काफ़ी स्वतंत्र होती है, दूसरे जीवों के मुकाबले लंबे समय तक सरवाइव करती है। लिजार्ड का रोल क्या है, कीटों को नियंत्रण करना। कृषि भूमि में भी कीटों का शिकार ये करती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है। छिपकली से ऐसा कोई खास खतरा मनुष्यों को है नहीं, है ना, क्योंकि ये विषहीन होती है, लेकिन इसमें कुछ कैटेगरी ऐसी भी होती है जो विष वाली होती है। ठीक है, छिपकली को प्राकृतिक कीट नियंत्रण के रूप में देखा जाता है ना, क्योंकि ये घर में भी कीटों की संख्या को कंट्रोल करके चलती है। कुछ प्रजातियां अभी ऐसी है जो एंडेंजर्ड में यहाँ पर आती है ना, तो छिपकली आमतौर पर जंगली और घरेलू क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका संरक्षण प्राकृतिक रूप से ही यहाँ पर होता है। हालांकि यदि इनके आवास को नुकसान होता है या कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तो इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है और इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब दो टॉपिक और हमारे यहाँ पर, दो मेन एनिमल और बच रहे हैं। एक हमारे पास बच रहा है गाय और बिल्ली, तो वन बाय वन करके दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गाय एक प्रमुख घरेलू पशु है, पालतू पशु के रूप में और दुधारू पशु के रूप में इसको माना जाता है ना। भारतीय संस्कृति में भी इसका विशेष सम्मान किया जाता है। 4 पैर, लंबी पूंछ और नर्म त्वचा इसकी मानी जाती है। शरीर सांवला या भूरा रंग अधिक होता है, लेकिन इसके शरीर का रंग विभिन्न प्रकार से हो सकता है, अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिल सकती है। सिंग भी इसमें पाए जाते हैं जो कि इसके शारीरिक स्वरूप का ही हिस्सा रहेगा। गाय मुख्य रूप से घास, फल, धान आदि चीज़ों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होती है, तो बेसिकली हम लोग इसको शाकाहारी कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। दूध के लिए मनुष्य कंप्लीटली जो है गायों पर आश्रित है। एक क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी में ऐसा पूछा गया था कि दूध से मुख्यतः किस चीज़ की शरीर को प्राप्ति होती है, तो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गोबर की बात करें तो गाय का गोबर कृषि में प्रयोग किया जाता है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, तो हम लोग खाद की तरह इसका प्रयोग करते हैं। और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो हिंदू धर्म में स्पेसिफिकली बात करें तो गाय को काफ़ी सांस्कृतिक महत्व यहाँ पर दिया गया, पवित्र माना गया है। ठीक है, गाय का जीवन चक्र अन्य घरेलू जानवरों की तरह ही होता है। मादा गाय के बच्चे से बछड़ा यहाँ पर होता है, उसका जन्म होता है और एक टाइम पर एक ही बछड़े का जन्म यहाँ पर होता है, जिसको कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों तरीकों से यहाँ पर पाला जा सकता है। अब आ जाता है केट के ऊपर। घरेलू पालतू पशु और मानव समाज में व्यापक रूप से यह विद्यमान है। छोटे आकार, तेज और लचीला जानवर ये होता है जो अक्सर घरों में पालतू पशु के रूप में इसको पाला जाता है। बिल्लियों का शरीर काफ़ी लचीला और काफ़ी हल्का होता है, जिससे अच्छे से दौड़ना, उछल कूद करना या आसानी से कर सकती है। तेज नाखून और पंजे, दांत यहाँ पर होंगे जो इसके शिकार में इसको मदद करते हैं। बिल्ली एक मांसाहारी है, चूहे, पक्षी, छोटे जानवरों को ये खाती है। आमतौर पर पालतू आहार पर भी ये निर्भर रहती है जो यूजुअली आपको दुकानों से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यूजुअली अगर आप इसको देखें तो आधे साल में ये प्रजनन करती है और एक बार में 3 से 6 किटन, 6 बच्चों को ये जन्म दे सकती है। किटन जो होते हैं वो जन्म के समय अंधे और बहरे होते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में उनके ये सारे सेंस जो हैं, है ना, डेवलप हो जाते हैं, है ना। अब इन दोनों का मानव जीवन में क्या योगदान है, देखो गाय की यदि बात करें तो मनुष्यों के लिए दूध और गोबर ये प्रदान कर देगी जो खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और कृषि कार्यों में मदद करेगा। और यदि मैं बिल्ली की बात करूं तो ये कीटों और चूहों का शिकार करके घरों और खेतों को स्वच्छ रखती है, मानवीय जीवन को बेहतर बनाती है और एक मनोरंजन के साधन के रूप में भी, मतलब एक इमोशनल कनेक्ट करने के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि मनुष्य इसको अपने घर में रखते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही हम लोग बोल सकते हैं कि एक मानवीय दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये जितने भी एनिमल्स थे जो मोस्टली आपसे बार बार पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, जस्ट लाइक कि हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था। ओके, शुरू से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हमने सारे ही एनिमल्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे रेशम कीट हो गया, मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया
और हमने यहाँ पर किसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, दीमक हो गया, इन सब के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और भी है, जैसे बाघ हो गया, स्लोथ हो गया, है ना, तो ये ऐसे है, एलिफेंट भी हो गया इसके अंदर, जो जिनके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके हमने अलग से ऑलरेडी वीडियोस बना दिए विद क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक के, हर एक एनिमल के 4 से 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो वो सेशन आप एक बार ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा, ताकि उससे आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।